तो उतने सारे टैग्स को अगर एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उनके ऊपर, मतलब कैसे मैं इसको कैसे समझाऊं, मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं चलता हूँ एक स्केली ड्रॉ पे। यहाँ पे पिछले दिन में भी ऐसे ही समझा रहा था, तो थोड़ा समझ लेना ठीक से, ठीक है। आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर सपोज, आ गया मेरा कर्सर, आपके पास एक H1 टैग है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक H2 टैग है, फिर उसके अंदर सपोज एक P टैग है, उसके अंदर एक इमेज टैग है, उसके अंदर एक बटन टैग है, और उसके अंदर सपोज करो कि बहुत सारे LI टैग्स है, ठीक है। इतने सारे टैग्स में अगर आपको एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मतलब ये सारे क्या टैग है, इतने सारे टैग्स का एग्जांपल मैंने लिखा है। इमेज टैग को मैं हटा देता हूं क्योंकि इमेज टैग कोई टेक्स्ट बेस्ड टैग नहीं है। मतलब यहाँ पे आप लोग देखो H1 H2 P बटन LI, इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? ये सारे टेक्स्ट बेस्ड टैग्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें हम लोगों को कहीं ना कहीं टेक्स्ट देखने को मिलता है, हाँ या ना, हैंडल्स करके बताइए जरा। इतने सारे टैग्स में हमको टेक्स्ट देखने को मिलता है, हाँ या ना, जरा हैंडल्स करके बताइए। क्योंकि हेडिंग टैग में आप अगर कुछ लिखोगे तो वो टेक्स्ट के हिसाब से ही आएगा। टी टैग में अगर आप कुछ लिखोगे तो फिर भी वो टेक्स्ट के हिसाब से आएगा। अगर बटन टैग में भी आप कुछ लिखते हो तो वो बटन की तरह दिखता है, बट उसके अंदर भी एक टेक्स्ट होता है। तो ये सारे एक्चुअली में टेक्स्ट बेस्ड टैग्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट होता है। तो सपोज ये सारे टैग्स अलग तरह के टैग्स हैं, जैसे H1 H2 P बटन LI, ये सारे टैग्स अलग अलग टैग्स हैं, मतलब इनमें कोई कॉमन टैग नहीं है। तो अगर आपको इन सारे टैग्स में कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, जैसे ये सारे टेक्स्ट बेस्ड टैग्स है, मैंने पहले ही बोला था। अगर इन इतने सारे टैग्स में आपको अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, जैसे मैं इन सारे टैग्स को एक टेक्स्ट कलर देना चाहता हूं जिसका नाम होगा सपोज, कलर प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं जिसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है रेड। मतलब मैं अगर इन सारे टैग्स को रेड कलर का करना चाहता हूं तो मुझे कलर रेड ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको लिखूं फिर मेरे पास जितने सारे टैग्स हैं इनका जो टेक्स्ट कलर होगा वो रेड हो जाएगा, हाँ या ना, जरा हैंड रेज करके बताइए फिर से। हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कलर अगर यूज करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट अगर हमारे पास हो तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो सारे अलग टैग्स हैं हमारे पास, सबके अंदर एक प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, कलर रेड। तो इस टाइम पे आप लोग क्या यूज करोगे? कौन सा वाला सिलेक्टर आपके लिए अभी के टाइम बेस्ट है? अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे आईडी सिलेक्टर यूज करना पसंद है तो मैं आईडी ही यूज करूंगा। आईडी का मतलब आपको पहले जानना पड़ेगा, आईडी यूनिक होता है। आईडी हमेशा यूनिक होता है। मतलब अगर आप एक आईडी H1 टैग पे यूज कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई आईडी आप यूज कर रहे हो तो वो आईडी का नाम मैं देता हूं सपोज H1 सपोज आईडी, ऐसे, ठीक है। अगर ये आईडी आप H1 टैग पे यूज कर रहे हो तो इसको आप H2 टैग में यूज नहीं कर सकते। ये इसका एक लिमिटेशन है, इस पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, ये हर जगह बोला जाता है। क्योंकि आपका आधार कार्ड मेरा आधार कार्ड कभी सेम नहीं होगा, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो आप लोग अगर ऐसी चीज यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टैग के लिए एक एक अलग आईडी बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज इस टैग के लिए मैं बनाऊंगा H2 सपोज आईडी ऐसे, फिर P टैग के लिए एक और आईडी, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ P_ID, फिर बटन टैग के लिए ऐसे सेम, फिर हमारे पास जो LI टैग है उसके लिए भी अलग अलग आईडी मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमने कितने सारे आईडीज बनाए, H1 H2 P, फिर बटन, फिर LI, इतने सारे आईडी अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा कोड क्या होगा, हमारा कोड हमेशा लेंदी हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर एक एक आईडी बना के हर एक टैग को सिलेक्ट करें तो हमारा जो कोड होगा वो लेंदी हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे एफिशिएंटली कर पाएंगे? हम लोग इसके लिए यूज करेंगे एक क्लास सिलेक्टर। क्या यूज करेंगे? एक क्लास सिलेक्टर। मतलब मैं क्या करूंगा, इतने सारे जो टैग्स हैं मेरे पास, मैं एक बार फिर से दिखा दूं, इतने सारे टैग्स हैं मेरे पास, इतने सारे टैग्स को मैं एक सपोज एक क्लास के अंदर रखना चाहता हूं। क्लास, मैं इस इतने सारे टैग्स को एक ग्रुप का नाम देना चाहता हूं, जो मैं अगर उस ग्रुप को बुलाऊं तो ये सारे टैग्स मुझे रिस्पॉन्ड करें, ऐसी चीज, ठीक है। तो इतने सारे टैग्स को मैं क्लास प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो इनको अगर मैं एक क्लास दूं, सपोज मैं इनको एक क्लास देना चाहता हूं, मैं इनको सपोज रेड कलर का करना चाहता हूं, तो मैं इनका नाम दूंगा लालू, ठीक है। मैं इनके क्लास का नाम दूंगा सपोज लालू, ठीक है। लालू जो क्लास होगा हमारा वो क्या करेगा, अगर मैं लालू को पुकारूं, ठीक है, लालू कौन है यहाँ पे, तो जितने सारे टैग्स इसके अंदर होंगे तो सारे टैग्स ही मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ लालू के नाम से पुकारूं तो जितने टैग्स इसके अंदर होंगे सारे टैग्स मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। ये है हमारा क्लास सिलेक्टर। मतलब हमने इतने सारे टैग्स को एक क्लास प्रोवाइड कर दिया जिसके नाम से हम लोग सबको बुला पाएंगे। जैसे अगर आपको मैं पुकारूं कि वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पे,
तो आप लोग हो तो आप लोग हैंड रेज करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसा ही चीज हम लोग सीएसएस में भी अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग बहुत सारे टैग्स को एक प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करना चाहे या फिर एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहे, तो हम लोग एक कॉमन क्लास या फिर एक क्लास यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग इतने सारे टैग्स को पुकार पाएंगे और इनको एक कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे इस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार, बहुत ईजी है, तो अच्छे से देखना। मैं VS कोड ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, सॉरी कोड रहता है, उसके अंदर मैं जाऊंगा। आज है हमारा 15th डे, ठीक है, डुप्लीकेट रीनेम। आज है हमारे पास 15th डे ऑफ सिलेक्टर्स, ठीक है। बहुत दिन हमने क्लास कर लिया है, इंटरेस्ट आपका खो रहा होगा धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको सीखना है वो लोग सीख ही जाएंगे किसी ना किसी तरह। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, सेव करते हैं। हाँ ओके, CSS को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा पूरा फाइल क्लियर हो गया। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या, कौन सा वाला एग्जांपल? हम यहाँ पे सारे अलग अलग टैग्स लेंगे, जैसे H1 H2, फिर हमारे पास जो है मैं P बटन LI ऐसे। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ, सपोज एक H1 टैग लूंगा, इसके अंदर लिखता हूँ आई एम अ H1 टैग। ठीक है, उसके बाद एक H2 टैग, इसमें भी मैं लिखूंगा आई एम अ H2 टैग। उसके बाद एक P टैग, इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ आई एम अ P टैग, ताकि मुझे डिस्टिंग्विश करने में मदद हो। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ आई एम अ बटन टैग, अथवा सॉरी और BTN टैग, शॉर्ट में बटन बोल सकते हैं इसको। और हम लोग एक LI टैग भी बना सकते हैं, तो UL भी लिखता हूँ मैं। UL टैग के अंदर हम लोग अगर LI लिखेंगे तो वही होगा, आई एम अ लिस्ट टैग। ठीक है, LI को हम लोग मतलब लिस्ट बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, आई एम ए लिस्ट टैग। सेव करें, देखते हैं। तो हमारे पास इतने सारे टैग्स आ गए, H1 टैग, H2 टैग, P टैग, बटन टैग, और हमारे पास एक लिस्ट टैग भी है। तो मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला था, इन सबको मैं एक क्लास प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जिस क्लास के नाम से अगर मैं इसको कॉल करूं या फिर इसको मैं पुकारूं, तो इतने सारे टैग्स मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे इन सारे टैग्स के अंदर। इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, लिखेंगे CLASS क्लास। क्लास लिखने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे लालू लिखा था, अगर आप चाहो तो लालू भी लिख सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। लालू नाम का कोई क्लास नहीं होना चाहिए HTML के अंदर, तभी कोई अगर डेवलपर आपको देखेगा तो आपका मजाक ही बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोई एक ऐसा क्लास का नाम दो जिससे आप लोग समझ पाओ कि ये क्लास क्या कर रहा है। तो मैंने जैसे बोला, इन सारे टैग्स को एक रेड कलर मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम क्या दे सकता हूँ, सपोज कलर डैश रेड। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। हम लोग कलर डैश रेड नाम का एक क्लास बना रहे हैं, तो यही क्लास में सारे टैग्स में प्रोवाइड करूंगा 1 by 1। इसमें भी दे दिया मैंने, इसमें भी दूंगा, सॉरी मुझे क्लास लिखना पड़ेगा एक सेकंड। क्लास कलर रेड, फिर बटन टैग में भी मैं प्रोवाइड करूंगा क्लास कलर रेड। ठीक है, फिर LI टैग में भी मैं ऐसे ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप चाहो तो UL में भी अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे इस LI टैग पे ही अप्लाई करूंगा, क्लास कलर रेड। सेव करते हैं। अभी मैं अगर इस कलर रेड क्लास को कॉल करूं CSS के अंदर, तो आप लोग एक चीज नोटिस करना, इतने सारे टैग्स मेरे पास हैं, ये सारे टैग्स ही रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे क्लास लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक डॉट, एक फुल स्टॉप। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आईडी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जरा चैट बॉक्स में बताना। आईडी लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं CSS के अंदर, कौन बता पाता है, एक बार देख लेता हूं। आईडी टैग, अगर आईडी सिलेक्टर अगर मुझे यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा CSS में, बताइए। किसको याद है, एक बार देख ले। 4 लोगों ने बोला है, तो 5। ओके, सारे लोग बोल रहे हैं कि एक हैशटैग यूज करना है, वो आईडी के लिए। क्लास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक फुल स्टॉप। मैं अगर यहाँ पे लिखूं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लिखने के बाद अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरा क्लास का नाम है वो, जो कि है कलर डैश रेड। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कलर COLOR कलर डैश रेड, और इसको मैं अगर इसमें कोई कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, देखो एक चीज, मैं लिखूंगा कलर, मैं लिखूंगा रेड। अगर मैं इसको सेव करूंगा, क्या हुआ मेरा यहाँ पे, जो चीज मैं समझा रहा था वो हुआ कि नहीं, हाँ या ना, चैट में बताओ तो जरा। जो चीज मैं समझा रहा था वो हुआ कि नहीं, हाँ या ना, ये मुझे बताओ, यस और नो। मैंने जस्ट इसके क्लास के नेम से इसको पुकारा है, जितने लोगों के अंदर ये क्लास होगा वो सारे टैग्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई या फिर अडेप्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली। मुझे क्या हर एक टैग को अलग से कॉल करना पड़ा, H1 के लिए मैंने अलग से कोई प्रॉपर्टी लिखा, H2 के लिए मैंने लिखा नहीं।
मैंने जस्ट एक कॉमन क्लास इनको दे दिया जिसके मदद से मैं चाहूँ तो इतने सारे टैग्स को एक साथ कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ उन पे। इसी को हम लोग बोलते हैं कलर सिलेक्टर या फिर कलर इसके अंदर एट्रीब्यूट। ये तो ये क्लास सिलेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ इसको। क्लास सिलेक्टर आप लोग अगर सीएसएस को अगर कंटिन्यू करते हो सीखने के लिए, तो सीएसएस के अंदर क्लास सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सीएसएस के अंदर अगर आप कोई स्टाइल या फिर कोई डिजाइन बना रहे हो एचटीएमएल और सीएसएस को मिला के, तो आपको क्लास सिलेक्टर हमेशा यूज करना ही पड़ेगा। ये 99.9% श्योर है, क्योंकि क्लास सिलेक्टर बहुत वर्सेटाइल होता है। इसमें हम लोग बहुत कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करके बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स बना सकते हैं। अगर आपको अगर कोई कभी मौका मिले, टेलविंड सीएसएस अगर आपको सीखने का कभी मौका मिले, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सर्च करके आपको बता दूं। आपको अगर टेलविंड सीएसएस कभी सीखने का मौका मिले, तो आप लोग यहाँ पे जाके टेलविंड के वेबसाइट पे देखना, सारे क्लासेस लिखे गए हैं यहाँ पे। ये एक क्लास, ये एक क्लास, फिर इसके अंदर एक और क्लास, फिर इसके अंदर एक और क्लास। इसमें कभी आपको आईडी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सीएसएस को, मैंने जैसे बोला, एडवांस लेवल पे अगर कंटिन्यू करोगे, तब आपको क्लासेस ही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होता है, वही सबसे ज्यादा इजी होता है यूज करना। ठीक है, तो मैं वही रेकमेंड करूंगा, क्लास को अच्छे से समझ लेना। क्लास क्यों यूज करते हैं हम लोग? कुछ टैग्स को एक साथ स्टाइल करने के लिए हम लोग क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं। जैसे क्लास का मतलब होता है एक ग्रुप, वैसे ही मैंने इन सारे टैग्स को एक ग्रुप में इंक्लूड किया और उनको एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया इस पे। क्लास सिलेक्टर का एक और अच्छा सा यूज केस क्या होता है, आईडी के अंदर मैंने जैसे बोला, आईडी कभी सेम नहीं हो सकता। मतलब एक आईडी आप दूसरे टैग पे यूज नहीं कर सकते, बट क्लास आप यूज कर सकते हो। क्लास के अंदर कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप एक क्लास एक ही जगह पे यूज करना है, बाकी जगह पे नहीं यूज करना है। ये कोई रेस्ट्रिक्शन क्लास में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो, जो लोग यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कभी ना कभी किसी और क्लास के भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, या फिर वो कभी ना कभी कुछ और भी सीखे होंगे, जैसे ऐप डेवलपमेंट या फिर किसी और फील्ड में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो वो भी उस क्लास के कभी ना कभी स्टूडेंट्स थे। तो कभी ऐसा क्राइटेरिया सुना है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकते? कभी ऐसा क्राइटेरिया आपने कभी सुना है अपनी लाइफ में? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग किसी और मेंटर के अंडर भी आप लोग कुछ सीख सकते हो। वैसा ही चीज यहाँ पे भी होता है कि आप लोग अगर एक क्लास यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप इसके बाद भी कोई अलग से कोई क्लास अगर आप बना रहे हो, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं अगर चाहूँ इतने सारे टैग्स को एक बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ इन पे। मैं चाहता हूँ कि सारे सारे टैग्स को नहीं, मैं कुछ टैग्स को इनमें से मैं इसके ऊपर कुछ अलग से बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर इनका कोई बैकग्राउंड कलर में सेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं अगर मल्टीपल क्लासेस यूज करना चाहूँ अपने HTML के अंदर, तो मैं जस्ट क्लास के बाद एक स्पेस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सपोज पी टैग के अंदर मुझे एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं जो क्लास ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, मैं इसके बाद एक स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद मुझे जो क्लास चाहिए वो मैं लिख दूंगा। सपोज मुझे एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बीजी डैश रेड, ठीक है, ऐसा इस नाम का कोई क्लास बना रहा हूँ, या फिर बीजी येलो। मतलब क्या, मैं इस क्लास से क्या रेफर कर रहा हूँ, मतलब ये क्लास क्या करेगा, ये क्लास जहां जहां हम लोग यूज करेंगे, वहां पे हमारा जो टेक्स्ट होगा या फिर कुछ भी हो, उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का होना चाहिए। इसीलिए मैं इस क्लास का नाम मैंने रखा है बीजी येलो। आप लोग चाहो तो कुछ भी रखो, ठीक है, ये कोई मतलब इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहो तो कोई भी नाम रख सकते हो क्लास का, वो कोई मैटर ही नहीं है। बट क्लास के नाम हमेशा डिस्क्रिप्टिव या फिर देख के समझ आना चाहिए, ताकि कोई और डेवलपर या फिर आप अगर बाद में इसको डीबग कर रहे हो या फिर इसमें कोई फीचर अगर ऐड कर रहे हो, तो आपको देख के भी समझ में आना चाहिए कि इस क्लास का यही मतलब है। तो मैंने बीजी येलो लिखा है, इसका क्या मतलब है, बैकग्राउंड येलो। ठीक है, तो ये क्लास क्या कर रहा होगा, ये क्लास बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं अगर सीएसएस में जाऊं, इसके अंदर डॉट लिख के अगर मैं लिखूं बीजी येलो, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लिखूंगा मैं येलो। ठीक है, सेव करूंगा, तो आप लोग देखो, जिस क्लास में मैंने बीजी येलो यूज किया है, मतलब जिस टैग पे मैंने बीजी येलो यूज किया है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कलर का हो गया है यहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो इस क्लास को आप किसी और टैग में भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बटन टैग में इस क्लास को यूज करूं, बीजी डैश येलो, सेव करूंगा, तो बटन टैग का बैकग्राउंड कलर भी येलो कलर का हो जाएगा यहाँ पे। इतना ही है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर आप मल्टीपल क्लासेस एक टैग के अंदर यूज कर सकते हो। स्पेस प्रोवाइड कर करके आप क्लासेस के बीच में, अगर दो क्लास आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे, तो ये एक क्लास है। इस क्लास के अंदर अगर आप गैप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, मैंने डैश क्यों लिखा है आपको अभी समझ में आएगा। अगर इसको आप काट के अगर गैप दे दो, तो यहाँ पे ये जो क्लास है मेरा तीन
3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक कलर, एक रेड और एक बीजी येलो। मतलब मेरा जो क्लास है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है, एक कलर क्लास, एक रेड क्लास और एक बीजी येलो क्लास। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कलर रेड जो क्लास है हमारे पास उसके अंदर कोई गैप ना हो, तो ही ये एक क्लास की तरह काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे कलर डैश रेड लिखा है। अगर दोनों क्लास के बीच में आपको कोई डिफरेंशिएट करना है कि 2 क्लास है हमारे पास, तभी आपको बीच में एक स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना मत करना। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी क्लासेस लिखो, जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक बॉर्डर भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर बॉर्डर क्लास बनाऊँ, जस्ट बॉर्डर, बॉर्डर लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा, डॉट लिख के लिखूंगा बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद मैं अगर लिखूं यहाँ पे सपोज बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, अगर मैं सेव करूं, जहां पे मैंने बॉर्डर लिखा है वहां पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस बटन टैग पे मेरा बॉर्डर आ गया है। ठीक है। अगर मैं बॉर्डर क्लास को और भी कहीं जगह यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यूएल टैग पे अगर मैं सिर्फ बॉर्डर क्लास अप्लाई करना चाहूँ तो बॉर्डर लिखूंगा तो यूएल टैग मेरा बॉर्डर अप्लाई कर लेगा। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, बट मैंने सिर्फ बॉर्डर यूज किया है तो इसने बॉर्डर भी अडेप्ट कर लिया। तो ऐसे आप एक क्लास बना के बहुत जगह यूज कर पाओगे। ठीक है। एक क्लास आप बनाओगे, इसको हर जगह आप रीयूज करोगे ताकि आपका डिजाइन एक सिमेट्रिक वे में चले। आपको बार बार हर एक स्टाइल के लिए अलग अलग क्लासेस या फिर अलग अलग आईडी आपको ना लिखना पड़े। इसीलिए हम लोग क्लास सिलेक्टर्स यूज करते हैं या फिर क्लासेस बनाते हैं। ठीक है। ये है क्लास सिलेक्टर। समझ में आया? हाँ या ना? हैंड रेस करके बता सकते हो। समझ में आया? हैंड रेस करके बता दीजिए थोड़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जो कि हमारे पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। चलिए फिर क्लास सिलेक्टर को अभी यहाँ पे रहने देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप हेल्प डेस्क से बात कर सकते हो। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर, फिर एलिमेंट, डिसेंडेंट, चाइल्ड। ठीक है। हम लोग पहले यूनिवर्सल पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स का मतलब आप लोग क्या समझते हो? आपके माइंड में पहले ये सोचो, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। आप पहले ये सोच लो कि यूनिवर्स नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहले क्या आता है। मेरे दिमाग में आता है ब्रह्मांड, या फिर जो इटर्नल स्पेस है हमारे अराउंड, हमारे अर्थ के अराउंड। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? हैंड रेस करके बता सकते हो। ठीक है। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है। यूनिवर्स जैसे सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, सारे स्टार्स हैं हमारे प्लैनेट यूनिवर्स के अंदर, वो सारे एक यूनिवर्स के अंडर है। ठीक है। अगर हमारा यूनिवर्स ही खत्म हो जाए तो पूरा जितना हमारे पास स्टार है, जितने सारे प्लैनेट्स हैं, सारे एक साथ खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स है जो सब चीज को एक साथ पकड़ के रखा है। ठीक है। वो यूनिवर्स है, उसके अंदर ही सब कुछ है। तो यूनिवर्स यहाँ पे मैं क्या रेफर कर रहा हूँ? यूनिवर्स से यूनिवर्सल। ठीक है। सीएसएस में यूनिवर्स का क्या मतलब? हम लोग कोई स्टार नहीं बनाएंगे, हम लोग कोई प्लैनेट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग यूनिवर्स से एक ऐसी चीज अचीव करेंगे जो आपको देख के मजा आएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम लोग यूज करते हैं एक स्टार की मदद से। स्टार, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर स्टार्स होते हैं तो आप लोग उसको भी याद रख सकते हो। यूनिवर्स मतलब होता है एक स्टार। स्टार लिख के अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, सपोज मैं यहाँ पे सारे क्लासेस रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। सब कुछ रिमूव हो गया। अगर मैं इसके अंदर जाके एक स्टार प्रोवाइड करूँ, सॉरी एक स्टार लिखूं, स्टार लिखने के बाद मैं जैसे सीएसएस अप्लाई करता हूँ, अगर मैं वो करूँ, सपोज मैं स्टार लिख के इसके अंदर क्या चाहता हूँ, मैं एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। बॉर्डर ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सपोज ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से मैं लिख रहा हूँ। तो क्या होगा हमारे यहाँ यूनिवर्स के अंदर, जैसे सारी जितनी भी चीजें हैं हमारे अराउंड वो सारी यूनिवर्स के अंदर आता है। वैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो इस वेबसाइट के अंदर जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी टैग्स, बॉडी टैग, फिर आपने जो टैग्स बनाए वो टैग्स, ठीक है, HTML के खुद के भी कुछ टैग्स होते हैं, वो सारे टैग्स, माइंड इट, वो सारे टैग्स हमारे यहाँ पे बॉर्डर अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख के अगर सेव करूं, देखो कितना सारा बॉर्डर यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। गिनो थोड़ा, कितना सारा बॉर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बार गिन के देखो। यहाँ पे मैंने H1 टैग बनाया, इसके अराउंड एक बॉर्डर है, ठीक है, इसके अराउंड भी एक बॉर्डर है, ठीक है, P टैग के अराउंड एक बॉर्डर है, ठीक है, बटन टैग पे भी एक बॉर्डर है, ठीक है, एलआई और यूएल टैग पे भी एक बॉर्डर है, वो भी ठीक है। फिर ये जो हमारे पास ये जो बॉर्डर है, ये किस चीज का बॉर्डर है? या फिर इसके बाहर भी एक बॉर्डर है, ये किस चीज का बॉर्डर है? पता है किसी को? पता है हाँ या ना? चैट में बताओ। पता है ये किस चीज का बॉर्डर है? लिखो, थोड़ा गेस करो, देखते हैं। एनीवन?
ना भी लिख सकते हो, मुझे नहीं पता। यूनिवर्सल बॉर्डर काइंड ऑफ, हर टैग का एक बॉर्डर है और प्योर टैग का भी एक बॉर्डर है। यस, ठीक है। प्योर टैग मतलब क्या, ये भी समझा दीजिए थोड़ा। हमारा जो HTML होता है, इसके अंदर बहुत सारे टैग्स ऐसे भी रहते हैं जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। HTML के अंदर एक मार्जिन और एक पैडिंग पहले से कुछ टैग्स में अप्लाई किया होता है, मतलब वो पहले से ही होता है। इसीलिए आप अगर पूरे यूनिवर्सल टैग के अंदर अगर एक बॉर्डर अप्लाई करो तो HTML के अंदर कहाँ कहाँ एक अलग से मार्जिन, कहाँ कहाँ एक अलग से पैडिंग है, वो आप लोग देख सकते हो। जैसे मेरा जो टैग है वो सारे इस टैग्स के अराउंड है, मतलब इस स्पेस के अराउंड है। लेकिन इसके बाहर आप लोग जो बॉर्डर देख पा रहे हो, ये HTML का डिफॉल्ट मार्जिन और डिफॉल्ट पैडिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्सल सिलेक्टर अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको सारी जगह पे जहां पे भी कोई एलिमेंट होगा HTML के अंदर, सारी जगह पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यही मतलब होता है कि इसके अंदर जितने सारे चीज है, जितने सारे एलिमेंट्स या फिर जितने सारे टैग्स हैं HTML के अंदर, उन सब पे ये अप्लाई करो। यूनिवर्स का मतलब वही होता है, ठीक है। हम लोग पवन जी, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्स का मतलब आप समझो कि उसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जैसे सब कुछ समाया हुआ होता है, वैसे ही अगर आप CSS के अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करोगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो, तो HTML के अंदर मतलब इसको समझो कि यूनिवर्स है ये हमारा। इस यूनिवर्स के अंदर जो जो चीज होगा उस पे ही ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बॉर्डर अप्लाई किया, इस HTML पेज के अंदर जहां भी कोई भी बॉर्डर देने की जगह है, वहां पे ये बॉर्डर अप्लाई कर देगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर किसी भी टैग को मतलब देखता नहीं है कि ये चाचा का टैग है, ये ताऊ का टैग है, नहीं। जो टैग ये नोटिस करेगा, जहां पे भी कोई टैग होगा, वहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई किया है। अगर आप लोग एक बैकग्राउंड कलर ऐड करो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं ग्रे ऐड करता हूँ, सेव करूंगा, तो बॉडी टैग को भी इसने ग्रे कलर का कर दिया। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है बॉडी, नहीं है। बॉडी टैग को भी ये ग्रे कलर का कर देगा, क्योंकि इसको बॉडी टैग भी एक टैग के अराउंड ही इसको लगता है, ठीक है। इसीलिए इसने सारी जगह पे ये अप्लाई कर दिया। ये क्लियर है। यही होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, या फिर यूनिवर्स को आप मतलब समझ जाओ। यूनिवर्स का मतलब जो होता है, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सिलेक्टर वही है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट जो सिलेक्टर है, वो है हमारे पास जो है एलिमेंट सिलेक्टर। ये जो एलिमेंट सिलेक्टर है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा है हमने? एलिमेंट सिलेक्टर मतलब आप जिस टैग को कॉल करना चाहते हो या फिर जिस टैग को सिलेक्ट करना चाहते हो, जस्ट उस टैग का नाम लिख के उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से बंगाली में हो गया, ये पता नहीं कैसे हर जगह ये, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, सो डोंट माइंड। यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है आप जिस टैग को सिलेक्ट करना चाहते हो, उस टैग के नाम से उसको पुकारोगे या फिर उस टैग के नाम से उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने पिछले दिनों जब मैं टेबल टैग पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने टेबल लिख के उसमें कोई कुछ लिखा था। मतलब अगर मैं चाहूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि H1 टैग को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो H1 टैग है हमारे पास। इस H1 टैग को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो हमें इस H1 के नाम से इसको अगर मैं कॉल करूँ या फिर सिलेक्ट करूँ, तो मुझे ऐसा लिख के कुछ इस पे अप्लाई करना पड़ता था, ऐसे H1 कलर रेड, ठीक है। तो ये जो टैग के नाम से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ये हमने पढ़ा है कि नहीं, हाँ या ना? इसको हमने देखा है या फिर नहीं देखा है, ये मुझे एक बार बताओ चैट में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि इसको ही हम लोग इतने दिनों से यूज कर रहे थे कि हर एक टैग को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग जस्ट उसका नाम यूज कर रहे थे। उसका नाम यूज करके हम लोग जस्ट उसको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे उसके ऊपर। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस बटन टैग को भी थोड़ा सजा सकता हूँ। जैसे मैं अगर बटन को सिलेक्ट करूँ, BUTTON बटन, इसके अंदर मैं अगर लिखूँ कुछ, सपोज मैं लिखता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल या फिर बॉर्डर करता हूँ नन, ठीक है। इसके अंदर जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा। फिर बैकग्राउंड कलर मैं करूंगा, सपोज क्या किस कलर का करूँ बैकग्राउंड, चलो रेड, या फिर इसका एक लाइट वर्जन भी होता है, लाइटर रेड। आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कलर स्पीकर, यहाँ से जाके आप थोड़ा लाइट कर दो, इसको सेव करेंगे। फिर इसके अंदर आप कलर भी ऐड करो। कलर को क्या करेंगे, सपोज डार्क रेड करता हूँ थोड़ा, ठीक है। इसके बटन का कलर मैंने डार्क रेड कर दिया। फिर इसके अंदर कुछ पैडिंग भी ऐड करो, सॉरी पैडिंग सपोज कितना, पैडिंग हम लोग कितना ऐड करें, सपोज 5 पिक्सल या फिर 3 पिक्सल, ठीक है। 3 पिक्सल का पैडिंग। इसके अंदर आप लोग बॉर्डर भी ऐड करो। बॉर्डर मैंने यहाँ पे नन किया है, तो आप लोग इसको भी चाहो तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड भी कर सकते हो। सेव करो।
तो आपका एक अच्छा सा बॉर्डर, मतलब अच्छा सा बटन तैयार है। तो आप लोग चाहो तो इसको राउंडेड कॉर्नर भी दे सकते हो, जैसे बॉर्डर रेडियस भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है। इसके अंदर आप लोग अगर 3 पिक्सल ऐसा कुछ लिख दो, सेव करोगे तो आपका एक रेडी बटन तैयार है। ठीक है, नॉर्मल में यूज करते हैं एलिमेंट का तो पढ़ चुके हैं, यस। ठीक है, हम लोग ने जो एलिमेंट सिलेक्टर है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर ही हमने पहले स्टार्ट किया था, टेबल से ही हमारा एलिमेंट सिलेक्टर चल रहा था ऑलरेडी। ठीक है, तो एलिमेंट सिलेक्टर में आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट सिलेक्टर यही होता है कि एलिमेंट के नाम से पुकारना या फिर टैग के नाम से पुकारना होता है। ठीक है, जिस टैग को आपको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, उस टैग को जस्ट लिखो, उस टैग का नाम, और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, वो अप्लाई हो जाएगा इस पर। यही होता है एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है, सॉरी सिलेक्टर है, वो है क्या? वो है एक मंजिल सर सुनाई हाँ दे रहा बोलिए। है? हाँ दे रहा है, दे रहा है, आप बोलिए। ओके, मेरा साउंड क्लियर है सर, जरा बताइएगा। हाँ हाँ क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो आप लोग कैसे हो? जरा चैट बॉक्स में आज हाथ निकालो अपना, चैट बॉक्स में जरा लिखो कैसे हो। क्या हो गया सबको? कोई चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिखना चाहता? एकदम बढ़िया, अच्छा रपचिक, बढ़िया बढ़िया, मजे में। ओके ओके, थैंक यू। तो जरा एक बात हमें चैट बॉक्स में जरा खुलासा करके बताओ कि आप सीख पा रहे हो या नहीं, बस इतना सा बता दो। आप सीख पा रहे हो या नहीं? यस हेमलता जी, गौरव जी यस, शिवम जी यस, ओके पवन जी यस यस जी सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत कुछ सीख लिए। ओके, अभी भी सीखना बाकी है। तो सर ये कितने नंबर क्लास है आपका? ये शायद 15th है, मतलब 15th डे चल 15th रहा है। क्लास। ओके, तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ऑब्वियसली। सीखते रहिए, सीखते रहिए बस। यही आ, आप जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप इस वेब डेवलपमेंट में मास्टरी कर ले, ठीक है? इस जो वेब डेवलपमेंट आपको सिखाया जा रहा है इसमें मास्टरी कर ले। दिस इज द बेस्ट क्लास आई हैव एवर अटेंड। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू मनीष प्रजापति जी। राशिद खान बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ आ रहा है। ओके राशिद जी, थैंक यू सो मातेश्वरी। ये सर अभी तक जो जो भी उन्होंने बताया वो बहुत क्लियर है। ओके ओके, गौरव जी टीचर की तरह नहीं भाई की तरह पढ़ाया जा रहा है, वाह। ये बस इतना सा ही सुनना था। आज आज हम आए, थोड़ा सा आपका टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये आप जो बता रहे हैं ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। यही गर्व का विषय है, ताकि हम फ्री में आपको क्या सिखा रहे हैं ये हम जान पाए कि बी प्रो आपके लिए फ्री में क्या कर सकता है। ये जो कर सकता है, जो हमने वादा किया था आपसे, वो हम कर रहे हैं कि नहीं, जरा ये थोड़ा सा बता दीजिए बस, और कुछ नहीं हम आपसे लिखाएंगे, राइट? यस, ओके, यस यस यस, ओके, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। बस यही कहना चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़िएगा। कोई दिक्कत आप आए तो आपका सपोर्ट टीम भी दिया हुआ है, टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, बेटर है। अच्छा, ओके। हाँ, तो हम तो क्लास में नहीं रह सकते, इसीलिए हम आज पूछने आए कि आप लोग सीख पा रहे हो या नहीं। बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो ज़्यादा कुछ कहते नहीं क्लास में। देखिए, इंट्रोवर्ट होने से ना आपका ही लॉस है। क्योंकि आप अगर इंट्रोवर्ट होंगे तो आप कह नहीं सकोगे, आप सीख नहीं पाओगे ठीक तरीके से। तो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। हम आज क्लास में पहले से है, देख रहे हैं कि आप लोग ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे, जितना वादा किया उससे ज्यादा सीखने मिल रहा है सर। ओके राशिद खान जी, थैंक यू। तो आप लोग सीखिए बस, मैं ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को सीखना है। सीखने के वक्त पे ये खाली पीली बकबक ठीक नहीं है। तो आप लोग सीखो बस। हमें जो जानना था कि हम कर पा रहे हैं, यही बस जानना था, हम जान चुके। आप सब लोगों को धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। आप सब खुश रहिए और सीखिए। ओके, बेस्ट क्लास, थैंक यू। सीखिए, मन लगा के सीखिए। ओके, सो
सर आप अनिल सर, आप अपना क्लास जारी रखिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। ओके, ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करें फिर से। छुट्टी नहीं हुआ है, कोई भाग ना जाना, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग जो सीख रहे थे कि एलिमेंट सिलेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है आपको ये भी मैं समझा दूं। डिसेंडेंट मतलब क्या है। डिसेंडेंट आपने कहाँ सुना होगा, आप जिस फैमिली ट्री के अंदर हो। फैमिली ट्री मतलब जानते हो ना, है हाँ या ना, मुझे बताओ एक बार। फैमिली ट्री के बारे में पता है, फैमिली ट्री क्या होता है, या फिर मतलब पारिवारिक जो ट्री होता है हमारे पास, उसके बारे में नहीं पता ना, ठीक है मैं बता दूं। तो आप लोग कोई ना कोई फैमिली के ट्री के अंदर ही रहते हो, क्या होता है वो मैं बता दूं। अगर आप लोग सपोज ऐसा, मैं मेरे फैमिली ट्री का ही बात करता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे जो दादाजी थे, मैं उनसे स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे जो दादाजी थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दादाजी, ठीक है। उनका बेटा, फिर वो हुए मेरे पिताजी। मैं यहाँ पे वो भी बता दूं, लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा पिताजी, और उनका बेटा मैं, तो ये हुआ मैं। इस इनका भी नाम मैं लिख देता हूँ, नाम या फिर कुछ भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड, या फिर बेटा, ठीक है। तो हमने फैमिली ट्री का स्टार्टिंग किया कहाँ से, एक बार आप लोग देखो। दादाजी से स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर भी कोई अगर हो, जैसे पर दादाजी, उसके ऊपर भी पर दादाजी। आपको ये इस सब के बारे में तो पता ही होगा, हाँ या ना। ये तो सबको पता होगा कि पर दादाजी, पर दादाजी, ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर, ऐसी चीजें। यस, ये सब नो आप लोग लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दादाजी के ऊपर पर दादाजी लिख देता हूँ, दादाजी। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। इनहेरिटेंस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, काइंड ऑफ, यस, ठीक है। इनहेरिटेंस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जितना सिंपल हो सके उतना। तो यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल का यूज क्यों किया है, अगर आप लोग ये पूछो, ठीक है, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैंने ये ही एग्जाम्पल क्यों लिया, तो आपको अगर पता हो, पर दादाजी जो है हमारे, उनका जो डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, उनके बाद का जो जनरेशन है वो, ठीक है। दादाजी के या फिर पर दादाजी के एकदम नीचे कौन है, देखिए दादाजी मतलब पर दादाजी के डिसेंडेंट है है ये, ठीक है। मतलब उनके बाद के जनरेशन है हमारे दादाजी, ठीक है। फिर दादाजी का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कौन सा वाला है, हमारे जो मतलब जो पिताजी का जनरेशन है वो वाला, मतलब दादाजी का जो डिसेंडेंट है वो है ये वाला पिताजी। फिर इसका जो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग, हाँ बोलिए बोलिए पवन जी बोलिए। यानी कि वो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वैसे ही ये तो या बता रहे हैं आप। हाँ, काइंड ऑफ, यस, ठीक है। तो अभी समझा देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो, जैसे मैं बोल रहा था कि पर दादाजी का जो डिसेंडेंट होता है वो होता है दादाजी। फिर उसके नीचे जो है पिताजी, तो उनका भी जो डिसेंडेंट है वो होता है पिताजी। उसके बाद जो डिसेंडेंट आता है एकदम लास्ट में, देखिए वो है बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडेंट, या फिर कौन किसके बाद आ रहा है। ये जो ट्री आप लोग देख रहे हो, ये एक ट्री फॉर्मेट ही मैं बोलूंगा, ठीक है। तो कौन किसके बाद आ रहा है उनको बोलते हैं हम लोग डिसेंडेंट। तो हम लोग अगर इसको ऐसे देखें कि पहले कौन आया, पर दादाजी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, फिर आए हमारे दादाजी, ठीक है। उसके बाद कौन आए, एक सेकंड मैं थोड़ा इधर कर लूं, उसके बाद कौन आया एक बार लिख दीजिए, देखता हूं कौन समझ पाया। दादाजी के बाद कौन आया था, लिखो चैट में। पहले आए परदादाजी, उसके बाद दादाजी, फिर उसके बाद कौन है, पापा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिताजी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, ठीक है, ठीक है। बड़े से छोटे की, यस, काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो, ये जो मैंने लिखा है पहले आए पर दादाजी, तो मैं यहाँ पे इसको एकदम ऐसे लिख देता हूँ, कोई स्पेस ना रहे इसके बीच में। फिर आया हमारे दादाजी, एक सेकेंड, इसको भी मैं स्पेस रिमूव कर दूं, अभी देखो। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने कोई कॉमा भी नहीं लगाया, जस्ट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, क्यों, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। यहाँ पे पहले आए कौन आए थे, पहले आए दादाजी, उसके बाद सॉरी पर दादाजी, उसके बाद दादाजी, फिर पिताजी, फिर बेटा जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन को देख के आप मुझे बताओ एक चीज, सब लोग सुनना अच्छे से। मैं अगर आपसे पूछूं कि पिताजी किसके डिसेंडेंट है, तो कौन बता पाएगा। पिताजी किसके डिसेंडेंट है, तो कौन बता पाएगा ना। गलत हो गया गौरव जी थोड़ा। मैंने पूछा पिताजी किसके डिसेंडेंट हैं, तो कौन बता पाता है, देखूं। दादाजी के डिसेंडेंट है, तो दादाजी के बाद कौन आया, पिताजी। तो पिताजी किसके डिसेंडेंट हुए, दादाजी। तो इसका, इससे हमारे सीएसएस का क्या रिलेशन है, बहुत अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। आपने
ये अगर डेटा फ्लो आपने देख लिया एक बार, आप यहीं से देख के बता पाओगे कि किसके अंडर कौन है। पाओगे कि नहीं? मतलब आप अगर इस लाइन को एक बार फॉलो करो तो आप लोग देख के ही बता दोगे कि किसके कौन किसका डिसेंडेंट है। पाओगे ना? हाँ या ना? बता पाओगे हाँ या ना? तो इस लाइन को एक बार फॉलो करो अच्छे से। तो कहां से कहां फ्लो हो रहा है ये डेटा? पहले दादाजी, फिर सॉरी परदादाजी, दादाजी, पिताजी, फिर बेटाजी। तो आपको अगर कोई पूछे, मैंने जैसे आपको क्वेश्चन किया, अगर आपको कोई पूछे कि बेटाजी किसका डिसेंडेंट है, क्या बताओगे? पिताजी के डिसेंडेंट है, क्योंकि आपने जस्ट ये लाइन मेथड याद रखा कि जिसके बाद जो है वो उसका डिसेंडेंट है, सिंपल एज दैट। तो ये सीएसएस में कहां अप्लाई होगा, चलिए देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। सीएसएस के अंदर इसको हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग कोई टैग नेस्ट करवाएंगे। अभी तक हमने कोई टैग नेस्ट करवाया नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे टैग नेस्टिंग या फिर डिव टैग का असली एग्जांपल। अच्छे से देखना, आपको मैंने बहुत दिनों से एक चीज दिखाया है वेबसाइट के अंदर कि एक डिव के अंदर एक और डिव होता है, उसके अंदर एक और डिव होता है, उसके अंदर एक और डिव टैग होता है, ऐसे 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 एक डेटा हमारा एक डिव के अंदर एक और डिव ऐसे नेस्ट हुआ रहता है। नेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग टैग नेस्टिंग, या फिर एक टैग के अंदर एक और टैग। ठीक है, तो ये मेथड एक्चुअली कैसे काम करता है HTML और CSS के अंदर, आपको मैं अभी दिखाता हूं। सपोज हमारे वेबसाइट के अंदर हमने पहले क्या बनाया, एक डिव बनाया। ठीक है, इस डिव टैग का मैं क्लास देता हूं। अभी हमने क्लास सिलेक्टर पढ़ा है तो क्लास हमको आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास। इस क्लास का मैं नाम देता हूं सपोज दादाजी। ठीक है, ये सब मत लिखना, ये सब एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, आप लोग ये सब मत लिखना। उसके बाद इसके नीचे कौन था, सॉरी ये तो हमारे परदादाजी थे, तो परदादाजी। ठीक है, इसके नीचे मतलब इसके बाद एकदम कौन थे, वो थे हमारे दादाजी। यस और नो? यस। देन दादाजी के नीचे कौन थे, दादाजी के जो नीचे थे वो थे हमारे पिताजी। पिताजी, सॉरी पिताजी। पिताजी का जो डिसेंडेंट था वो कौन था, वो था हमारा बेटा। ठीक है, बेटा जी। ऐसे मतलब अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो डिफ टैग है, जिसके अंदर ये डिफ टैग है, इसके अंदर ये डिफ टैग है, इसके अंदर एक और डिफ टैग है। तो ये फ्लो आप लोग एक चीज देखो कि सबसे ऊपर जो है ये है हमारे परदादाजी, मतलब ये होता है एकदम टॉप लेवल का पेरेंट, जिससे हमारा फैमिली ट्री या फिर हमारा जो ट्री स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले आए परदादाजी, फिर उसके अंदर एक और डिव है जिसके अंदर लिखा है दादाजी, फिर उसके अंदर एक और डिव है उसके अंदर लिखा है पिताजी, और उसके अंदर एक और डिव है जिसके अंदर लिखा है बेटा जी। तो अगर सीएसएस में मतलब HTML में आपका अगर कोई वेबसाइट कुछ ऐसा दिखे, फिर आप लोग क्या करोगे, इसको कैसे डीबग करोगे, इसको कैसे स्टाइल करोगे? उसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है वो। कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैं इस पूरे वेबसाइट को क्या करूंगा, मैं इस पूरे वेबसाइट को एक बॉक्स के आकार में डिजाइन करना चाहूंगा। मतलब हमारा जो एक एक डिव है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बॉक्स बनाने की कोशिश करूंगा, हर एक बॉक्स अलग कलर का होगा। ठीक है, हम लोग इस डिव को पूरा एक डिजाइन करेंगे। कैसे? तो मैं यहाँ पे क्लास सिलेक्टर यूज कर रहा हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, परदादाजी, परदादाजी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इनको मैं कुछ कलर देना चाहता हूं, सपोज बैकग्राउंड कलर में दूंगा इनको रेड, या फिर सपोज क्या करते हैं, येलो करते हैं। ठीक है, इनका एक विड्थ होगा, इनका विड्थ कितना होगा, सपोज 500 पिक्सल, सॉरी पिक्सल, और हाइट कितना होगा 500 पिक्सल। सेव करूंगा, ये आ गए मेरे हमारे जो पर दादाजी थे वो। ठीक है, इनके नीचे कौन था, दादाजी। ठीक है, मतलब ये फैमिली ट्री अगर आपने फॉलो किया होगा तो पहले परदादाजी, उसके बाद हमारे आए दादाजी, फिर पिताजी, फिर बेटा, ऐसा। तो परदादाजी के अंडर कौन है, दादाजी हैं, तो चलिए उनको बना लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं क्लास का नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ पे जो होगा वो होगा दादाजी। दादाजी का जो क्लास होगा, मतलब जो डिव होगा, उसके अंदर मैं थोड़ा स्मॉल करूंगा इस डिव को 400 पिक्सल, इसको करूंगा 400 पिक्सल, और इसका कलर जो होगा वो मैं किसी और कलर में करता हूँ, सपोज ऑरेंज। ठीक है, सेव करेंगे। ये हुआ हमारे जो दादाजी था वो। फिर इसके अंदर एक और डिव टैग था, सपोज इसके अंदर कौन था, पिताजी। पिताजी, आई गेस यही नाम था, मैं देख लूं एक बार। नहीं, इसके अंदर कोई डैश नहीं था। ठीक है, फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी भी खत्म नहीं हुआ, जाना नहीं कोई। मैं इसको करूंगा 300 पिक्सल, इसको करूंगा 300 पिक्सल, और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर मैंने किया है, इसको सपोज मैं करता हूँ कौन सा वाला कलर, ब्राउन। ब्राउन कलर का भी एक कलर होता है, सेव करूंगा। ये हो गया हमारा
जो यहाँ पे जो पिताजी जो डिफ था वो लास्ट में है हमारे बेटा जी, बेटा जी। इसको भी मैं सेम ही करूंगा, ठीक है। ये जो है प्रॉपर्टीज ये सारे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं करूंगा 200 और इसके अंदर करूंगा 200 और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सपोज मैं करता हूँ सपोज रेड, सेव करूंगा, आ गया। देखो यहाँ पे अभी आपको देख के पता चल रहा है कि कौन किसका डिसेंडेंट है। अगर मैं पूरा सीएसएस अगर यहाँ से हटा दूं, अभी आपको याद है कि कौन किसका डिसेंडेंट है? कौन बता पाता है? देखो याद है हाँ या ना? आप क्या कोई मतलब आप अगर इस कोड को या फिर इस आउटपुट को कल देखो, कल देखने के बाद आप अगर इसको देख के बता पाओ कि कौन किसका डिसेंडेंट है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका हो गया कोड, ठीक है। आपका मेमोरी बहुत शार्प है, तो आपको कोड आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ये याद नहीं रहता भैया, मुझे ये याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। कौन किसके नीचे या फिर कौन किसका डिसेंडेंट है, ये मुझे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर आप लोग इसको याद करने बैठ गए, फिर आपका कोड तो होगा ही नहीं। आप बस अपने मतलब ब्रेन को सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हो और कुछ नहीं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, आप लोग यूज करो डिसेंडेंट सिलेक्टर। आप लोग क्या यूज करोगे? एक डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करोगे। कैसे? मैंने जहां यहां पे देखो एक चीज, यहां पे मैंने जैसे लिखा है, सबसे पहले जो पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है हमारे, पर दादाजी, उसके बाद है दादाजी, उसके बाद है पिताजी, उसके बाद बेटा जी। आप लोग इसी मेथड को फॉलो करोगे कि कौन किसका डिसेंडेंट है सीएसएस के अंदर याद रखने के लिए। मतलब कैसे? मैंने जैसे यहाँ पर दादाजी के लिए एक क्लास लिखा है, क्लास के अंदर मैंने ये लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे? पहले जो परदादाजी है उनको पहले आपने स्टाइल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जो डिसेंडेंट है, मतलब परदादाजी का कौन डिसेंडेंट है? हमारा जो डिसेंडेंट है वो है दादाजी। जो इनका डिसेंडेंट है उसको लिखने से पहले आपको यूज करना पड़ेगा उसका जो पेरेंट है वो, ठीक है। अगर आप दादाजी को स्टाइल करना चाहते हो तो आपको पहले परदादाजी को मेंशन करना ही पड़ेगा। ये चीज आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे जेठालाल चंपकलाल गड़ा, सुना है ना? हाँ या ना बताओ। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये सुना है? हाँ या ना? सबने सुना है, ऑल इंडिया पे चलता है ये, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सुना है ना? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। यहाँ पे चंपकलाल क्या है बबीता जी, वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पे चंपकलाल क्या है, कौन बता पाता है? देखो जरा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा के अंदर जो चंपकलाल है वो कौन है? जेठालाल के पिताजी। ये आपके अराउंड भी आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। आपके अराउंड भी ये चीज आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक पूरा नाम, मतलब किसी का नाम अगर लेना हो तो उसके अंदर उनके पेरेंट्स का भी नाम जोड़ा जाता है। देखा है कि नहीं? हाँ या ना? बंगालीज के अंदर ये नहीं होता, बट जो आप लोग हो उन जो मतलब हिंदी लैंग्वेज के जो पीपल होते हैं उनके अंदर ये होता है। हाँ या ना? होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ताकि उनको कोई भूल ना जाए, मतलब उनका जो ग्रैंड पेरेंट है या फिर उनका जो पेरेंट है उनको कोई भूल ना जाए, ऐसा ही चीज, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी का नाम लिखना है, जैसे दादाजी का सपोज आप नाम लिखते हो, तो उससे पहले आपको उसके ग्रैंड पेरेंट या फिर उनका जो पेरेंट है उसको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो दादाजी का जो पेरेंट है वो कौन है? याद करो, उनका जो पेरेंट है वो है परदादाजी। तो अगर मुझे दादाजी को स्टाइल करना है तो मुझे इसके आगे डॉट पर दादाजी ऐसे लिखना ही पड़ेगा। ये है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये क्यों हम लोग लिखते हैं? ताकि हमारा कोड डीबग करने में कोई मुश्किल ना आए, हमारा जो कोड हो वो डीबग करने में कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने पर दादाजी लिख के फिर मैंने दादाजी लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि मुझे समझ में आए ये जो दादाजी जो हमारे डिफ टैग है, ये वाले कहा गया, ये वाला जो ऑरेंज डिफ टैग है, ये किसके नीचे या फिर ये किसके अंडर है, वो मुझे देख के ही यहां से ही पता चल जाए। वो किसके नीचे है? वो परदादाजी के अंडर है। मतलब ये जो दादाजी है इसका पेरेंट जो है वो है परदादाजी। तो डिफ टैग में देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कौन किसका डिसेंडेंट है मुझे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अगर यहां से ऐसे ही देख लूं कि दादाजी यहाँ पे है, उसके आगे परदादाजी लिखा है, मतलब परदादाजी को जो डिसेंडेंट है वो दादाजी है। वैसे ही आप अगर चाहते हो कि पिताजी को स्टाइल करना चाहते हो तो आपको पिताजी के आगे जो पेरेंट्स है उनको भी मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे परदादाजी, दादाजी, फिर पिताजी, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा पिताजी किसका डिसेंडेंट है? दादाजी का। दादाजी किसका डिसेंडेंट है? परदादाजी का। इनके आगे भी अगर कोई पेरेंट होगा तो वो भी स्टाइल कर सकते हो आप उनके आगे स्टाइल जोड़ के।
यहाँ पे मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे बेटा जी को अगर स्टाइल करना है तो मुझे इनके इसके आगे सब कुछ लिखना पड़ेगा ऐसे। मुझे अगर बेटा जी को स्टाइल करना है तो मुझे इसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ये है डिसेंडेंट सिलेक्टर। इसको आप कहाँ यूज करना पसंद करोगे या फिर प्रेफर करोगे? जहां पे आपका ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि आपका जो टैग है वो बहुत सारे टैग इसके अंदर नेस्ट हुआ पड़ा है, जैसे एक डिव के अंदर एक डिव, इसके अंदर एक और डिव, एक उसके अंदर एक और डिव। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ तब आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ये सबसे बढ़िया मेथड है सीएसएस यूज करने का। एम आई रॉन्ग? कौस्तव हो यहाँ पे? कौस्तव, यू आर हियर? आर यू हियर? एम आई रॉन्ग और नॉट? आपको अगर ये चीज यूज करना, अगर आपको कोई डिसेंडेंट, मतलब आप अगर ऐसी चीजों में फंस जाओ कि जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स नेस्ट हुए पड़े हैं, फिर आपको ऐसे डिसेंडेंट सिलेक्टर्स यूज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप सीएसएस को अच्छे से डीबग कर पाओ बाद में। आपने ये कोड करके छोड़ दिया सपोज 1 महीना 2 महीना के लिए, फिर आपने अगर आके फिर से ये कोड डीबग करने बैठे या फिर इसमें कोई फीचर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कैसे समझोगे कि मुझे बेटा जी को स्टाइल करना है वो किस टैग के अंदर है या फिर किस टैग के अंदर नेस्ट हुआ पड़ा है, या फिर इसका जो पेरेंट है वो कौन है? मुझे ये ढूंढना कहाँ कैसे है? आप लोग जस्ट ये डिसेंडेंट सिलेक्टर को फॉलो करोगे। जैसे यहाँ पे मैं देखो, मैं होवर कर रहा हूँ मेरे एलिमेंट को, ठीक है, मेरे माउस को, तो यहाँ पे सीएसएस मुझे, मतलब ये वीएस कोड मुझे बता दे रहा है इसके अंदर कौन है। तो बेटा जी देखो एकदम लास्ट में है, उसके ऊपर पिताजी है, उसके ऊपर दादाजी है, उसके ऊपर हमारे परदादाजी है। ऐसे ही आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके नीचे या फिर कौन किसका डिसेंडेंट है। अगर आपको यूज करना है, अगर आपके सीएसएस में या फिर एचटीएमएल में बहुत सारे टैग्स एक दूसरे के अंदर नेस्ट हुए पड़े हैं, भूल जाओ, आपको उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग सिर्फ ये डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करके ये स्टाइल कर दोगे एक बार, फिर आपको जब ये स्टाइल या फिर कोई चेंज करना पड़ेगा तब आप लोग यहां से देख के ही बता दोगे कि कौन किसके अंदर या फिर कौन किसके अंदर नेस्ट हुआ पड़ा है। इसे ही बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा? पर दादाजी, दादाजी, पिताजी, बेटा जी का एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। यस कौस्तव, एब्सोल्युटली राइट। ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा आप लोग मुझे जरा चैट में बताओ। ठीक है, बेटा जी, पिताजी, फिर दादाजी, पर दादाजी, आपको ऐसे किसी ने सिखाया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा था, इसीलिए मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं जब पढ़ा था इसको ऐसे ही समझाता मैंने, तभी मैं आपको यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। क्लियर है बात? इसी को बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। जब आपको कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने होंगे, मैं ये पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, जब आपको कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना होगा, ठीक है, तब आप लोग ये यूज करोगे। आप लोग कॉम्प्लेक्स डिजाइन के अंदर यही यूज करोगे। क्यों यूज करोगे? ताकि आपका डिजाइन एकदम फ्रेश रहे, एकदम स्मूथ रहे। ठीक है, आप देख के बता पाओ किसके अंदर कौन नेस्ट हुआ पड़ा है। आपको डीबग करना हो, आपको कोई फीचर ऐड करना हो, आप जस्ट देख के ही बता दो किसके अंदर कौन है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन के अंदर डिसेंडेंट सिलेक्टर सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, और कुछ नहीं। अगर आपको ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने 4 टैग्स का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 4 हमारे पास डिफ टैग है। सपोज आपके इस 4 डिफ टैग की जगह 10 डिफ टैग है, तब आप क्या करोगे? तब आप जस्ट चाहो तो किसी 2 चाइल्ड या फिर पेरेंट को हटा दो। अगर आपको 10 डिफ टैग्स को एक साथ स्टाइल करना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 10 डिसेंडेंट लिखना पड़ेगा, बात एक 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 के बाद एक के बाद ऐसा। आप अगर ऐसा आपका एग्जांपल आए, ये नहीं आएगा कभी, मैंने मैक्सिमम मेरे लाइफ में 5 ही डिफ टैग्स को ऐसे स्टाइल किया है। ठीक है, 5 डिफ टैग्स को ही आप ऐसे स्टाइल करोगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 5 लिखना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, बहुत ज्यादा यूआई हेवी अगर आपका वेबसाइट है, तब सपोज आपको 10 डिसेंडेंट्स एक साथ लिखना पड़ रहा है, तब आप ये यूज नहीं करोगे। तब आप चाहो तो बीच में से किसी डिसेंडेंट को हटा भी सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर सपोज बीच में से किसी दोनों को हटा दूं, सेव करूंगा, फिर भी मेरा ये चलेगा, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परदादाजी का कभी ना कभी डिसेंडेंट बेटाजी होगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड तभी है जब आपका कोड बहुत लेंदी हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा डिसेंडेंट उसमें ऐड हो गया है, तब आपको ये करना है। बट 5-6 आप लोग मैनेज कर पाओगे। समझ में आया? लास्ट बार मैं पूछ लेता हूं, समझ में आया हाँ या ना? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं चाइल्ड सिलेक्टर एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया? चैट में थोड़ा यस और नो मुझे लिख दो। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर हैं जो आप यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कोई आपको ऐसे टाइम लेके कोई नहीं पढ़ाएगा।
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट सुनते जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं है। नेस्टेड ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो तो इसका यूज नहीं होगा ना भैया, यस, इसका यूज तब आप मत करो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर नेस्टिंग हो, 5-6 से ज्यादा हो, तब आप ये यूज मत करो। उसके लिए भी मैं एक चीज बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप चाहो तो सिर्फ क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर आपको डीबग करना है वो कोड, अगर कोई डेवलपर उस पर आके काम करना चाहे, तो उसका अगर हेडेक आप कम करना चाहते हो, तब आप यूज कर सकते हो ऐसे डिसेंडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये मेंटेनेबल होता है ज्यादा। इसका यूज एक ही है, ये बहुत ज्यादा मेंटेनेबल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड मतलब क्या होता है, सबको पता है, बच्चा, ठीक है। चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा होता है। तो चाइल्ड सिलेक्टर को भी हम लोग डिसेंडेंट से ही समझेंगे। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं परदादाजी का चाइल्ड कौन है, यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया, इसके अंदर परदादाजी को जो चाइल्ड है वो कौन है, आप लोग लिखो तो जरा। गौरव जी ने लिख दिया दादा, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट एनीवन, परदादाजी का चाइल्ड कौन है यहाँ पे? चाइल्ड मतलब पता है ना, बच्चा, ठीक है। परदादाजी का जो चाइल्ड है वो दादाजी है यहाँ पे। उसका जो चाइल्ड है वो कौन है? दादाजी का जो चाइल्ड है वो कौन है? फिर से बताइए। पिताजी, वेरी गुड। पिताजी का जो चाइल्ड है वो कौन है? बेटा जी, यस गौरव जी बहुत बढ़िया। सभी है, ठीक है, सभी नहीं है। सोम जी सभी नहीं है, क्यों मैंने ऐसे पूछा अभी आपको समझ में आएगा। जो परदादाजी है उसका जो चाइल्ड आप बता रहे हो सभी है, क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो चाइल्ड होगा उसके अंदर, ठीक है, कि दादाजी का चाइल्ड पिताजी, पिताजी का चाइल्ड बेटा जी, तो कभी ना कभी वो चाइल्ड इसके अंदर होगा। बट यहाँ पे चाइल्ड का मतलब होता है सीएसएस के अंदर, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये होता है डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब होता है कि परदादाजी के बाद एकदम डायरेक्ट कौन सा बच्चा है उनका, कौन है? पिताजी है, डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। परदादाजी के बाद डायरेक्ट कौन है? दादाजी। दादाजी का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, बेटा या पिता? पिताजी। फिर पिताजी का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? बेटा जी। मतलब ये फॉर्मेट कुछ ऐसे ही काम करेगा। पर दादाजी का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? दादाजी। दादाजी का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? पिताजी। पिताजी का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि डिसेंडेंट में से आप कुछ भी हटा सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी हटा दो वो काम करेगा। लेकिन चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर ये काम नहीं करेगा भैया, ना, काम नहीं करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा। क्योंकि चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर हमेशा डायरेक्ट चाइल्ड को रेफर किया जाता है। मतलब कौन किसका एक्चुअल बेटा है, उसका बेटा कौन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दादाजी का डायरेक्ट बेटा कौन है? पिताजी है। तो ये जो डायरेक्ट चाइल्ड मैं बोल रहा हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर को कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए एक एरो यूज किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ये जो ग्रेटर देन है, इसको मदद से हम लोग चाइल्ड डिफाइन करते हैं सीएसएस के अंदर। कैसे? अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं, चलिए इसको मैं नहीं लेता, इस एग्जांपल को रहने देता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि कोड में ये रह जाए। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं, सेव करूंगा तो मेरा जो कोड होगा वो आई गेस सब कुछ डिलीट हो गया होगा। यस वेरी गुड। तो अभी मैं डायरेक्ट चाइल्ड कैसे बता रहा हूं, आप लोग ये देखो। सपोज मेरे पास एक डिफ टैग है, सॉरी 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 सॉरी, मेरे पास एक डिफ टैग है। डिफ टैग के अंदर मैंने एक h1 टैग लिखा है जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं हाय आई एम अ चाइल्ड, और सॉरी मैं ऐसे लिखता हूं डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दादाजी, ठीक है। ये इस डिफ टैग का मैं नाम क्या देता हूं, सपोज इसका नाम है दादाजी। फिर इस दादाजी डिफ टैग के अंदर मैंने एक और डिफ टैग बनाया है। इस डिफ टैग का जो क्लास होगा मैं सपोज देता हूं पिताजी। इस पिताजी डिफ टैग के अंदर मैंने एक और h1 टैग लिखा है। h1 टैग के इसमें इसके अंदर क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ पिताजी। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो, डिसेंडेंट में अगर आप लोगों को ये चीज अचीव करना है, जैसे सपोज मुझे डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करके इस h1 टैग को सिलेक्ट करना है या फिर इसको कलर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करने के लिए मैंने पहले क्या बोला था, पेरेंट का नाम लेना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा दादाजी, ठीक है, दादाजी ही नाम इसका, हाँ। फिर मैं लिखूंगा डॉट, फिर उसका उसका जो डिसेंडेंट है वो कौन है, पिताजी। फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ h1, ऐसे। ये हुआ मेरा एक डिसेंडेंट कि दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद डायरेक्ट h1, ये वाला, ठीक है। मैं अगर इसको कोई कलर दूं, सपोज कलर रेड, सेव करूंगा, तो ये जो डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ पिताजी है ये कलर हो जाएगा। ये हुआ मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर।
ठीक है। सपोज मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरा जो डायरेक्ट चाइल्ड, सॉरी मेरा जो H1 टैग है, ये वाला जो H1 टैग है मेरा सिर्फ वही कलर हो, मतलब वही सिर्फ कलर ले, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से पिताजी को हटा दूं बीच में से, ठीक है, पिताजी को अगर मैं हटा दूं, जस्ट दादाजी के बाद मैं चाहता हूं कि H1 टैग जो है वो कलर ले ले, ठीक है। तो इसके अंदर दो H1 टैग है, देखिए ये वाला और मेरे पास ये वाला। अगर मैं इसको सेव करूं कोड को, आप लोग देखो कि दादाजी के नीचे जितने सारे H1 टैग्स होंगे वो सारे कलर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको बोला है कि दादाजी के बाद डायरेक्ट H1 ही है, ठीक है। इसके अंदर बीच में कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, बीच में जो पिताजी था वो मैंने हटा दिया। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो डायरेक्टली अगर मैं चाहूं तो इसको कलर करना चाहूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि दादाजी के अंदर जितने सारे H1 टैग्स होंगे सारे कलर ले लेंगे, जैसे मेरा यहाँ पे हो रहा है। इस चीज से आपको अगर मुक्ति पाना है तो आप लोग यूज करोगे एक चाइल्ड सिलेक्टर। कैसे? अगर आपको चाहिए कि दादाजी के बाद जो डायरेक्ट H1 टैग है आप लोग सिर्फ इसी को कलर करना चाहते हो, फिर आप लोग क्या करोगे, इस दादाजी के बाद जस्ट आप एक ऐसे एक ग्रेटर देन लगा दोगे या फिर एक एरो लगा दोगे। अगर मैं फिर इसको सेव करूं, अभी देखो सिर्फ दादाजी के बाद जो डायरेक्ट चाइल्ड है मेरा वो है, सॉरी कहां गया HTML, सॉरी, डायरेक्ट चाइल्ड ये वाला है और हमारे पास एक डिफ टैग भी है। बट यहाँ पे जो H1 टैग मैंने मेंशन किया है कि डायरेक्ट चाइल्ड जो है H1 टैग वही मेरा कलर ले, तो मैंने उसी को कलर प्रोवाइड कैसे किया, जस्ट मैंने दादाजी के बाद एक एरो लिखा, एरो या फिर आप लोग एरो ही समझो इसको CSS के अंदर। एरो के बाद आप लोग जो मेंशन करोगे अगर वो डायरेक्ट चाइल्ड होगा तभी वो कलर लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मैं अगर इस डिफ टैग के अंदर जितने सारे H1 टैग्स ऐड कर दूं ये मेरा कलर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे दादाजी का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, वो मेरे दादाजी का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, समझ लो। ये डायरेक्ट चाइल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि दादाजी के नीचे एक पिताजी है, उसके नीचे इतने सारे और चाइल्ड है। यही होता है चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बाद में पढ़ेंगे ये सब, बट कल भी मैं समझा दूंगा, सो डोंट वरी। तो अगर कोई क्वेश्चन है एक बार हैंड रेस करो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में एक बार हैंड रेस करो, किसी भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मत शर्माओ, ठीक है, हैंड रेस करो, अगर कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार मैं लास्ट बार पूछ लूं कि समझ में आया हाँ या ना। चाइल्ड सिलेक्टर छोड़ दो, चाइल्ड सिलेक्टर अभी मत समझो। डिसेंडेंट सिलेक्टर समझ में आ गया, आई गेस आ गया होगा, ठीक है। बाद में हम लोग इसको भी एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, जब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, कोई स्टाइल बनाएंगे इसके अंदर, तब हम लोग डिसेंडेंट और चाइल्ड को अच्छे से यूज करके उसको बनाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम्पल या फिर आपको कोई कुछ भी सजेस्ट करना हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो एक बार हैंड रेस करो, थोड़ा बातचीत करते हैं। या अगर आपके माइंड में कोई अलग से क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हो, बट हैंड रेस करो, थोड़ा बात करते हैं। करो करो हैंड रेस करो जल्दी। नहीं करना हैंड रेस हो रहा है ना? हाँ हो तो रहा है। ओके, काशिश जी बात करना चाहते हैं, चलिए काशिश जी आपसे बात कर लेते हैं, बोलिए, सॉरी बोलिए। सर क्लास में थोड़ा सा लेट हम आए थे तो शुरू का समझा दीजिए। शुरू का तो कल आपको समझाऊंगा फिर। शुरू का तो मतलब शुरू में जो हमने पढ़ा था वो कल का ही टॉपिक था, तो कल के क्लास में अगर थे तो वही पढ़ाया था मैंने। शॉर्टकट में समझा दीजिए ना। शॉर्टकट में सर अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। तो क्लास सिलेक्टर हमने पढ़ा था, क्लास सिलेक्टर अभी समझाने बैठूंगा तो जितने सारे लोग हैं भाग जाएंगे, उनका क्वेश्चन सब रह जाएगा। अच्छा। अगर आपको क्वेश्चन तभी भी रिजॉल्व नहीं होता तो आप हेल्प डेस्क से बात कर लो, वो आपको समझा देंगे। तो मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता है ना, क्लास के टाइम पे टाइम होता है, अब रात में आप कॉल करने के लिए बोलते नहीं हेल्प डेस्क के पास, इसीलिए तो हम क्या ही बोला। 7:30 आप बजे हम क्लास में एंटर होते हैं तो आप चाहो डेली तो, लेकिन हाँ मैं समझ गया आपका हम्म, प्रॉब्लम, मैं समझ रहा हूँ। आप चाहो तो उनको टेक्स्ट भी करके रख दो, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन मतलब आंसर ना भी करे, कौस्तव हमारा है, कौस्तव आपको आंसर करेगा, ठीक है, वो आपको समझा देगा सब कुछ, ठीक है। देखिए कौस्तव ने मैसेज भी किया था चैट में, आप उसको जस्ट टेक्स्ट करके रख दो। कौस्तव करोगे ना, उनको रिप्लाई कर देना, ठीक है, आप थोड़ा समझा देना उनको क्या क्या है, तो ठीक वो आपको ठीक। रिप्लाई कर देगा, ठीक है। देखिए उन्होंने बोल दिया बिल्कुल सर, जस्ट उनको एक टेक्स्ट कर दो कि क्या आपको समझ में नहीं आया। जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग ही नहीं थे तो आपको क्लास सिलेक्टर समझना है, ठीक है, तो उनको मैसेज कर दो, वो आपको समझा देगा। जी। ओके ओके। देन आदित्य रॉय, बोलिए आदित्य जी।
हेलो आदित्य जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा फिर से। अगर ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो आप चैट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भैया लीव कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्वेश्चन नहीं है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन अगर हो चैट में लिखो, नहीं है तो लीव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास में मिलेंगे फिर से। ब्रोशर सेंड करो। ब्रोशर, ब्रोशर मतलब हमारे यहाँ पे तो कोई ब्रोशर नहीं है, हमने जस्ट पीपीटी शेयर किया था जो मैं जिससे मैं पढ़ाता हूँ। ललित जी बोल रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन था। माइक ओपन कीजिए ललित जी, बात करते हैं। हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली ना मेरा क्वेश्चन कोड से रिलेटेड था। हम्म अगर हम लोगों को कोड, अगर जैसे डेली क्लासेस होती है डेली बेसिस पर, हम्म उस बेसिस पर हमें जो भी लर्निंग किया जाता है, कराया जाता है, हम्म अगर हमें उसके मतलब कोड जैसे आप बताते हो, उस कोड को अगर हमें रेगुलर मिल जाए तो हमारी अच्छी शायद प्रैक्टिस अच्छी हो जाए करेगी। कोड में भेजता हूँ तो कोड में दे देता हूँ ग्रुप में। तो मुझे मिलता ही नहीं है। मैंने आज भी सपोर्ट पे देखिए टेक्स्ट मैसेज किया था, बट अभी तक कुछ मिला नहीं मुझे। ठीक है, आपको मैं अभी ड्राइव का लिंक दे देता हूँ, एक सेकंड। मैंने वो ग्रुप में ही शेयर किया था, आप शायद बाद में आए थे ग्रुप में, ठीक है। तो हर रोज का जो कोड होता है रहता है वो मैं यहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे सारे दिन के जो कोड है सब अपलोडेड है यहाँ पे। तो इसका मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जो लिंक है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप यहाँ से जाके खोल लो, ये ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट एनीवन? अच्छा, कौन से टॉपिक आइडिया मिल जाता तो पीपीटी भी मैं शेयर करता हूँ। पीपीटी भी ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है। आपको अगर नहीं पता तो ग्रुप में शायद एक पिंड मैसेज है, आई गेस पिंड मैसेज ही होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें सारे पीपीटी के लिंक्स, फिर जो इंस्टॉलेशन के जो लिंक्स थे सब कुछ वहाँ पे ही अपलोडेड है। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे एक सेकंड, बहुत दिनों पहले मैंने वो शेयर किया था, क्लास के स्टार्टिंग में ही वो शेयर कर दिया था मैंने। डेली क्लास नोट्स अलाइव हियर, मिल गया। ठीक है, इसको मैं रीशेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, एक बार देख लेना। तो मैंने इसको ग्रुप में रीशेयर कर दिया। यहाँ पे ये जो वेबसाइट होगा इसको ओपन करो, एक सेकंड मैं ओपन करके ही बता दूं। ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ पे जाना, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ पे जाके देखो कैनवा का जो पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ वो भी यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, वहाँ पे भी मैंने वो लिंक प्रोवाइड करके रखा है। तो आप लोग इसको ओपन करोगे तो मेरा जो पीपीटी है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कोड्स का जो लिंक है, मतलब जहाँ पे मैंने कोड अभी अपलोड किया, ये वाला फोल्डर का भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप ओपन करोगे ये ओपन हो जाएगा, या फिर ड्राइव के लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। पिंड मैसेज उड़ गया होगा शायद, हाँ 7 दिन तक रहता है शायद, वो उड़ गया होगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग इसको फिर से देखो, जाके यहाँ पे पीपीटी देखो, यहाँ पे इसके यहाँ पे जो कोड्स है वो भी मिल जाएगा आपको। देख के बताओ कि कोई अगर दिक्कत हो तो हेल्प डेस्क से खुला खुली बात कर लो एक बार।